नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। लोकसभा चुनाव में कड़े मुकाबले के बीच जिन चेहरों को मध्य प्रदेश में चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी मिली, वो अब अपने अपने गढ़ में सिमट कर रह गए, सीमित हो गए। कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास यूपी का काम है, कमान है, लिहाजा मध्य प्रदेश में अपनी सीट के अलावा वो कहीं और वक्त नहीं दे पा रहे। दिग्विजय सिंह भोपाल जैसी सीट पर उनको फंसा दिया, साध्वी उनके सामने आ गई, अब वो कहीं और नहीं जा रहे, फोकस भोपाल पर। अजय सिंह, विवेक तनखा, अरुण यादव, ये सब अपनी अपनी सीटों में घिर गए, फंसे हैं केवल एक सीट के ऊपर। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, तमाम नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इनमें से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा और ऐसे में वो राज्य के भीतर बाहर लगातार कैंपेन कर रहे हैं। सवाल इसमें उठता है कि क्या इसका असर कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश की बाकी सीटों पर, समूची सीटों पर ओवरऑल भुगतना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में दिग्गज नेता हार जीत के गणित में अपने गढ़ में उलझ कर रह गए हैं। कांग्रेस ने अपने कई नेताओं को खुद की सीट के साथ ही प्रभाव वाली सीटों को जिताने की जिम्मेदारी दी थी, पर इनमें से ज्यादातर नेता खुद के चुनाव में ही उलझ कर रह गए हैं। ऐसे में साफ है कि बाकी जगहों पर कांग्रेस केवल राहुल के भरोसे पर है। भोपाल से कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को उतारा है, मगर साध्वी प्रज्ञा के मैदान में आने के बाद दिग्विजय दूसरी सीटों पर प्रचार के लिए नहीं जा पा रहे हैं। इधर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास तिहरी जिम्मेदारी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है, तो वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ की परंपरागत छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से इस बार उनके पुत्र नकुलनाथ उम्मीदवार हैं। कमलनाथ यहां से 9 बार सांसद रहे हैं। अब कमलनाथ यहां से विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं। उनका प्रभाव महाकौशल में माना जाता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री के नाते उनकी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है। कमलनाथ प्रदेश में दौरे भी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो अकेले कमान शिवराज के हाथों में ही है। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर तगड़ी चुनौती के चलते उलझे हुए हैं। नेता एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ता है, पर उसका असर आजू बाजू की सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पड़ता है। कार्यकर्ता जोश में आता है और मेहनत करता है कि मेरा बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा है। तो सिंधिया जी लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी लड़ रहे हैं, तो उसका असर वहाँ सिंधिया जी के लड़ने का असर ग्वालियर, भिंड, मुरैना, तमाम गुना, तमाम क्षेत्रों में जाएगा। शिवराज सिंह जी तो चूंकि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका प्रभाव बहुत है प्रदेश में, तो प्रदेश भर में नामांकन दाखिल कराना, सभाएं कराना, इसमें वो व्यस्त हैं। और प्रदेश से बाहर भी उनकी बहुत मांग है। बिहार गए हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के नेताओं का प्रभाव बहुत व्यापक है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। सभी दिग्गज नेताओं के अपने क्षेत्र में ही सक्रिय रहने से प्रदेश की बाकी सीटों पर प्रचार का रंग थोड़ा फीका पड़ गया है। अब देखना होगा कि इसका कितना असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो याद कीजिए, विधानसभा के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज उतरे, मैदान में आए, प्रचार किया, तमाम जगहों पर गए, खुलकर सभाएं की, खुलकर अपनी बात रखी, इसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी के लिए एक माहौल बना और इसके बाद जीत का वो चेहरा देखने को मिला, जिसके बदौलत प्रदेश में सत्ता में वापसी कांग्रेस पार्टी कर पाई। लेकिन अब 29 सीटों के ऊपर जो जितने दावेदार थे, जितने लोगों के ऊपर उम्मीदवारी का एक प्रेशर था, वो सब के सब अपने अपने इलाकों तक सीमित हैं। तो ऐसे में इस 29 सीटों के गणित को या 29 सीटों पर जीत के दारोमदार को कैसे पूरा करेंगे तमाम ये बड़े क्षत्रप, ये बड़े चेहरे, ये सवाल पहले था और अब साफ साफ दिख रहा है कि तमाम क्षत्रप अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी सीट बचाने या उनको जिताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का वर्जन इस पे आया है कि जो जहां से लड़ रहा है उसके आसपास असर पड़ता है, लेकिन जो जहां है वो वहीं पर घिरा हुआ दिखाई पड़ता है। और इसमें तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के अपने अपने इलाकों तक सीमित हैं। अब मूल सवाल ये कि क्या ऐसे में जो विधानसभा में हुआ, अब जो नहीं हो पा रहा, क्या इससे जीत की राह पक्की हो पाएगी?
इस पर बात करेंगे। हमारे साथ में दोनों तरफ से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। विक्की खोंगल साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, और केजी पाठक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप दोनों का इस मंच पर स्वागत है और दोनों युवा नेतृत्व दिखाई पड़ रहे हैं। विक्की खोंगल साहब, पहला सवाल आप ही से है। कांग्रेस पार्टी के जितने क्षत्रप थे, एक पुरानी बात है, कांग्रेस को कांग्रेस हराती आई थी ऐसा पहले कहा जाता था, लेकिन जब कांग्रेस के क्षत्रप मिले, जब एक साथ मैदान में उतरे, जब सभी जगह जाकर सभाएं की, इसमें कुछ और यूथ आप जैसे जुड़े, तब जाकर जीत का चेहरा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करके आप सत्ता में आए। अब आपके तमाम बड़े चेहरे अपनी अपनी सीटों पर ही बिजी हैं, कहीं दूसरी जगह जा नहीं पा रहे। कैसे जीत पाएंगे आप ऐसे में? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने जिस दिन से प्रदेश अध्यक्ष की कमान इस मध्य प्रदेश में संभाली, उस दिन से कांग्रेस के कार्यकर्ता को जैसे एक संजीवनी मिली। कांग्रेस का जो संगठन था वो फिर से रिवाइव हुआ। कांग्रेस में जो गुटबाजी के इल्जाम बार बार भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, वो सारी चीजों पर विराम लगा। और दूसरी ओर आप भारतीय जनता पार्टी में यदि विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो 54 से ज्यादा प्रत्याशी अपनी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ गए। हर सीट पर विधानसभा की 230 सीटों पर हमने भयंकर संग्राम देखने को मिला हमें। और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे वो कमलनाथ जी के कंपैरिजन में एक बहुत बड़े फेलियर साबित हुए, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बोलूं तो हो सकता है कि यूपी का अतिरिक्त प्रभार मिल जाने के कारण, आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा दिए जाने के कारण सिंधिया जी जरूर थोड़ा सा मध्य प्रदेश पे उनका फोकस थोड़ा सा कम जरूर हुआ। लेकिन मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि 6 कैबिनेट मंत्री, लगभग आधा दर्जन कैबिनेट मंत्री और लगभग 24-25 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें हमने ग्वालियर चंबल संभाग में जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है उसके आधार पर मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि संगठन की कार्यकुशलता, कमलनाथ जी की कार्यकुशलता, संगठनात्मक उनकी पकड़ और सिंधिया जी का जो एक अट्रैक्टिव फेस है और मास अपील है जो सिंधिया जी की, वो 100% हमें ग्वालियर चंबल संभाग में भी हम इस बार सबसे ज्यादा सीटें जीतकर आने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है और ये मेरा विश्वास है। चलिए, आपने जो एक चेहरे की बात की ना, आप देखें विवेक तनखा साहब, वो भी एक बड़े चेहरे हैं और काफी तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। वो जबलपुर तक सीमित हो गए। यादव साहब जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे वो अपने इलाके में सीमित हो गए। इसके अलावा जिनका आप जिक्र करें प्रदेश अध्यक्ष का, उनके ऊपर भी तो दोहरी जिम्मेदारी है। उनके पुत्र भी खड़े हैं, वो स्वयं भी खड़े हैं और वहां भी चुनौती कम नहीं है। अगर वो सीटें लूज करते हैं तो फिर इससे और ज्यादा शर्मनाक स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए वो वहां मेहनत कर रहे हैं। आपने ठीक कहा कि उनका अपना प्रभाव है, लेकिन यही कार्यकर्ता चाहते होंगे ना कि वो आए, इलाकों में सभाएं करें, नहीं। वो आकर प्रेजेंस दें मंचों के ऊपर, ताकि वो ऊर्जा दोगुनी चौगनी हो सके, जो कि बीजेपी में दिख रहा है कि उनके तमाम बड़े लीडर फ्री हैं, वो जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। पुनीत भाई देखिए पुनीत भाई, आपके माध्यम से आईबीसी के दर्शकों को सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि इंदौर से लेकर होशंगाबाद से लेकर छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, लगभग इतने बड़े बेल्ट के अंदर महाकौशल के कमलनाथ जी ने करीबन 8-10 सभाएं कमलनाथ जी की सुपर सक्सेसफुल हो चुकी हैं। यह बहुत बड़ी बात है। दूसरा, अगर दिग्विजय सिंह जी की मैं बात करूं तो पहले भी उनके पास समन्वय की जिम्मेवारी थी और आज भी वो अपनी लोकसभा के अलावा 2 घंटे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं और कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता से मुलाकात करते हैं। सिर्फ 2 से 3 बार वो राजगढ़ के दौरे पे जा चुके हैं, दतिया का दौरा वो कर चुके हैं। अजय सिंह जी की यदि मैं बात करूं तो 3 से 4 दौरे उनके रीवा हो चुके हैं अपनी लोकसभा के अलावा। क्या ये पर्याप्त है विक्की? आप स्वयं जानते हैं विक्की जी, आप स्वयं जानते हैं क्या ये पर्याप्त है आज के इस भरे दौर में, जबकि हर दिन में इतनी सभाएं करने के बड़े राष्ट्रीय स्तर के चेहरे दावा करते हैं? प्रधानमंत्री को देख लें, आप राहुल जी को देख लें, उनकी दिन भर की सभाएं, उनके आंकड़े देख लें, क्या आपको पर्याप्त लगता है? चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। केजी पाठक साहब, क्या ये चीजें कि आपके बड़े नेता उमा भारतीयों, शिवराज सिंह चौहान, प्रभात जाओ, ये सभी जगह जा रहे हैं, मुक्त तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े क्षत्रप अपनी अपनी सीटों पर फंसे हैं, क्या ये आपको हेल्प करेगा या कर रहा है? देखिए पुनीत जी, कांग्रेस के साथ इस समय बड़ी विकट समस्या है। ना तो इनके पास प्रदेश स्तर पर लोकप्रिय नेता बचे हैं, ना ही केंद्रीय स्तर पर हैं। प्रदेश स्तर की बात अगर मैं करता हूं तो विवेक तनखा जी जो जबलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार हार चुके हैं। राहुल भैया भी विधानसभा चुनाव में पराजित हो चुके हैं। अरुण यादव जी पिछला लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और भूरिया जी लोकसभा के मेन चुनाव में हारकर उपचुनाव बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। तो कांग्रेस की जहां तक बात है, ये लोग अपने
अपने क्षेत्र बचाने के लिए अपने ही क्षेत्र तक सिमट कर रह गए हैं। दूसरी बात दिग्विजय सिंह जी की है। दिग्विजय सिंह जी भोपाल में धर्म और अधर्म की लड़ाई में इस कदर फंस चुके हैं कि आज उनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि भोपाल मैंने क्यों चुना और क्यों कमलनाथ जी के कहने में आकर भोपाल सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हो गया। सिंधिया जी उत्तर प्रदेश में उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, लेकिन जिस तरह के बयान साध्वी जी दे रहे हैं, कहीं बीजेपी तो नहीं सोच रही कि हमने इनको क्यों चुना? मुश्किल में तो थोड़ी सी आपकी पार्टी भी आती दिख रही है। 24 घंटे में जो माहौल बना था, अगले 24 घंटे में वैसा हुआ है। थोड़ी सी अपनी चिंता जो है वो भी कर लीजिएगा। देखिए पुनीत जी, भोपाल जो है हमेशा से 89 से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी बराबर करती रही और 30 साल से हमारे सांसद हैं। संगठन के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर, सांसद के तौर पर हमारा जनता से सीधा संवाद और संपर्क और दिली रिश्ता बना हुआ है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी बाहर से जब आए, वो ये सोच के आए थे कि मैं बड़ी आसानी से भोपाल निकल जाऊंगा, मध्य प्रदेश में मेरी सरकार बन चुकी है। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि जो प्रारब्ध होता है, अपना पिछला काल होता है, जो भूतकाल होता है, वो कभी पीछा नहीं छोड़ता है। नहीं, लेकिन यही बड़े चेहरे तो जब विधानसभा में मिले, यही बड़े चेहरे विरोधी दल के जब विधानसभा में मिले तो फिर पार्टी की स्थिति बदल दी ना साहब। 15 साल का जो शासनकाल था, जो मजबूत किले थे, जो मजबूत गढ़ थे, हर जगह नुकसान पहुंचाया ना। इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे, तो जनता ने भी देखा है और आपने भी देखा है। देखिए पुनीत जी, तो मेरा तो सीधा सवाल है कि अब की बार वो अपने सीटों में उलझे, आपको लाभ मिलेगा? पुनीत जी, स्वीकार कर लें कि लाभ मिलेगा। बिल्कुल पुनीत जी, हमारे पास हमारी लीडरशिप का चेहरा स्पष्ट है और वो है नरेंद्र मोदी। हमारी सरकार का, हम किस प्रकार से सरकार चलाएंगे, विजन स्पष्ट है, हमारा मिशन स्पष्ट है। जब हर चीज स्पष्ट हो तो निश्चित तौर पर जनता स्पष्टता की ओर जाती है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता ने देश की जनता के साथ नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल देखा है, चाहे वह गरीबों को घर देने का मामला हो, 3.5 करोड़ गरीबों को हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से चाबी सौंपने का काम किया है। 6 करोड़ गरीब माँ बहनों को हमने उज्ज्वला योजना। चलिए, मैं यही पॉइंट लेके जाता हूँ, ये सारे पॉइंट तो यही पॉइंट लेके जाता हूँ कि आपका विजन क्लियर है, नेतृत्व क्लियर है। विक्की, जो आप सुन रहे होंगे वो कह रहे हैं पाठक साहब कि हमारा विजन भी क्लियर है और हमारे नेता जो है उनकी छवि भी क्लियर है। क्या मेरी एक बात अधूरी छूट गई पुनीत जी। देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश युवा बेरोजगारी में नंबर 1 रहा। महिला अत्याचार में, किसान आत्महत्या में जब मध्य प्रदेश की कमान आदरणीय कमलनाथ जी के हाथों में गई और कांग्रेस पार्टी के हाथों में आई, तो क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की? 1,90,000 करोड़ का इस मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज था, वेज एंड मीन्स की स्थिति थी, ओवरड्राफ्ट की स्थिति थी। यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और दूसरी बात, दिग्विजय सिंह जी को बाहरी कहने वाले हमारे साथी मित्र ये भूल गए कि ये जो मोहतरमा को इन्होंने टिकट दिया है, जो एक शराब से सीने पर गोली खाने वाले शहीद को कसाब के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है और सीने पर गोली खाने वाले शहीद के वंश का नाश कर देने का दावा करने वाली वो एक महिला जी पाठक जी जवाब दें। भिंड की रहने वाली है कि ग्वालियर की रहने वाली है या चंबल संभाग में कहां की रहने वाली है मालूम नहीं है किसी को। और इतना बिल्कुल पुनीत जी मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। एक तो हमने जो विकास के काम किए हैं, हमारी सरकार के कामों को देश की जनता ने देखा है। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ जी की सरकार के 3 महीने के कार्यकाल को भी जनता ने देखा है, किस प्रकार से आज गांव और शहर अंधेरे की चपेट में आने लगे। खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने चिंता जताई है कि क्या बात है कि बीजेपी के शासनकाल में 24 घंटे बिजली मिलती थी और मेरे शासनकाल में 12-12 घंटे बिजली कटौती होने लगी है। आज डेवलपमेंट के सारे काम रोक दिए गए, पंचायतों को मिलने वाला फंड रोक दिया गया है। और दूसरी ओर मेरे मित्र भी बात कर रहे हैं भोपाल के चुनाव की, तो मैं बिल्कुल पुनीत जी मैं उनका भी जवाब दे रहा हूं। साध्वी प्रज्ञा जी जो है वह धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म का प्रतिनिधित्व कर रही है और दूसरी तरफ वह अधर्म है जिसने हिंदुओं को हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद से बदनाम और कलंकित करने का कुत्सित चाल रची थी। मतलब धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए सीमाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन बाकी के अगर कांग्रेस पार्टी के नेता आ रहे हैं तो फिर उनके लिए सीमाएं और बाहरी ये चीजें आती हैं। चलिए, ये परिभाषा कितनी स्वीकार्य है विक्की खोंगल साहब को, कांग्रेस पार्टी को पूछूंगा। छोटा सा ब्रेक ले लूं, जल्दी लौट कर आता हूं।
तमाम क्षत्रप कांग्रेस पार्टी के बिजी हैं, उलझे हुए हैं और क्या इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ में विक्की कोंगल साहब हैं कांग्रेस की तरफ से, केजी पाठक साहब हैं बीजेपी की तरफ से। पाठक जी ने एक बात की विक्की कोंगल साहब की, साध्वी के मुद्दे के ऊपर आप बारी नहीं कह सकते क्योंकि वो धर्म की लड़ाई लड़ने आए। कांग्रेस का जवाब। क्या धर्म, भाजपा की जो प्रत्याशी हैं लोकसभा की, मैं तो उनका नाम भी नहीं लूंगा, क्या प्रज्ञा जी के धर्म क्या उनकी जागीर है? और धर्म के नाम पर मोदी जी ने जितने भी वादे 2014 के चुनावों में किए थे, क्या उस पर मोदी सरकार खरी उतरी है या नहीं उतरी है? जनता के सामने एक बड़ा प्रश्न है। चाहे कश्मीरी पंडितों की बात की जाए, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात की जाए, चाहे गंगा सफाई की बात की जाए, चाहे सबसे बड़ा मुद्दा गौमांस निर्यात। गौमांस निर्यात में आज भारत देश नंबर 1 क्यों है? राम मंदिर भगवान श्री राम के नाम पर छल कपट क्यों किया जा रहा है पिछले 25 से 30 सालों से भाजपा द्वारा? क्यों गंगा सफाई नहीं हो पाई? ये बड़े मुद्दे तो धर्म से रिलेटेड हैं, जिसमें हम बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ किया है देश के अंदर। पाठक जी जवाब दें। इसके अलावा 45 साल के अंदर युवाओं के लिए क्या किया? 3 बड़े मुद्दे उठाए। देखिए पुनीत जी, कश्मीरी पंडितों को किसके शासनकाल में गोली मारकर, लात मारकर भगाया गया कश्मीर से? उनकी मां बहनों के साथ किसके शासनकाल में बलात्कार हुआ? यह देश की जनता जानती है कि वह कांग्रेस की सरकार थी। दूसरी तरफ गौ मांस खुलेआम केरला में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और राहुल गांधी जी के जो खास हैं, उन्होंने खुलेआम गौ काटकर और रोड पर गौ मांस बनाने का काम किया था। यही भी देश ने देखा है। और आज राहुल गांधी जी उसी वायनाड सीट से, जिसमें अल्पसंख्यक का परसेंट और रेशो ज्यादा है बहुसंख्यक हिंदुओं से, वहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि मैं देश के मुसलमानों की दम पर जीतने वाला हूं? दूसरी बात, मेरे मित्र हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी की बात कर रहे हैं, तो आज ही दिग्विजय सिंह जी ने बोला है कि मेरी डिक्शनरी में हिंदुत्व नाम की कोई चीज नहीं है। दिग्विजय सिंह जी, आपकी जबान आज सत्य बात को कबूल कर गई, क्योंकि आपकी डिक्शनरी में तो ओसामा बिन लादेन जैसे दुर्दांत आतंकवादी का नाम ओसामा जी है, जाकिर हुसैन, जाकिर नाइक जैसे आतंकवादियों को सपोर्ट और धन देने वाले व्यक्ति का नाम जाकिर भाई है। भी स्वीकार करेंगे कि जो साध्वी जी ने बयान दिया उनके दिल के उद्गार ने, ये उनका अपना सच है? क्या आप ये भी स्वीकार करेंगे कि साध्वी जी ने जो एक शहीद के बारे में, देश के शहीद के बारे में कहा, ये भी उनका सच है, उनके उद्गार है? देखिए पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी देश के प्रत्येक शहीद का, प्रत्येक सैनिक का बराबर सम्मान करती है। हमारे लिए वो पूजनीय है। वो कल प्रज्ञा जी ने जिस प्रकार से बयान दिया, उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी और अपने बयान को भी वापस लिया, क्योंकि उसके पीछे उनकी जो भी कारण रहे। एक और सवाल, अगर विरोधी काम करते आप उन्हें माफ कर देते, आप भूल जाते, आप इस मुद्दे को नहीं उठाते, लेकिन अगर ये कोई विरोधी करता, आप उसे भूल जाते, आप उसे माफ कर देते, अगर वो क्षमा मांग लेता अपने बयान से और आप छोड़ देते, वापस आप कभी किसी डिबेट में, चर्चा में इस विषय को नहीं लाते? क्योंकि दिग्विजय जी ने जो कहा था कई बरसों पहले, वो लगातार आप लोग उठा रहे हैं, याद दिला रहे हैं एक एक पॉइंट को। देखिए पुनीत जी, हमें बहुत सारे बयानों की बात यहाँ पर आज करनी पड़ेगी। बाटला एनकाउंटर में किस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी और सोनिया गांधी ने, जब वह आतंकवादियों को समर्थन देने वाले और आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए, उनके घर जाकर आंसू बहाने का काम किया था। और यही दिग्विजय सिंह जी और सोनिया गांधी जी बाटला एनकाउंटर के शहीदों के नहीं गए, आतंकवादियों के आंसू बहाने गए थे। दूसरी बात, वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जी, एक मिनट पुनीत जी, वो सेना अध्यक्ष को गुंडो जैसी भाषा कहने वाला शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यह वही कांग्रेस पार्टी है। भूतकाल के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और अपने पक्ष में किस प्रकार से यूज किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है। लेकिन मैं वर्तमान के मुद्दों पे आता हूं, युवाओं पे सबसे पहले, चूंकि युवा हूं तो सबसे पहले युवाओं की बात करूंगा। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज इस देश के अंदर क्यों है, इस बात का जवाब देश के युवाओं को मोदी जी को देना पड़ेगा। किसानों की बात करें तो किसानों की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य की बात करने वाले मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या क्यों की, इस बात का जवाब इन्हें देना पड़ेगा। और जो छोटे और मझोले उद्योग हैं जिसमें करोड़ों लोगों ने अपना रोजगार खो दिया,
इस बात का जवाब जी अगर पाठक जी, मोदी जवाब के दें ये, मुद्दों का। यहाँ पर बैठे हुए प्रतिनिधि अगर दे दे तो मैं इस बात पे देखिए नहीं देखिए पुनीत जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, पुनीत जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, पुनीत आज जी। हम हर बात का पुनीत जी, हर सवाल का सबसे जवाब देने बड़ा को सवाल। तैयार है। हम कांग्रेस से भी एक सवाल पूछना चाहते हैं कि 3 महीने से आपकी मध्य प्रदेश की सरकार है, आज किसान गेहूं की बेचने के लिए दर दर भटक रहा है। 83 आपने वचन गेहूं हमने खरीदी पूरे के कर दिए। आपने गेहूं हमने खरीदी 83 के वचन अपने आपने पूरे किए। गेहूं खरीदे के सारे केंद्र बंद कर दिए, उनका अनाज वो व्यापारियों को मोदी जी ने बेचने पर 6,000 मजबूर हो रहे हैं। करोड़ रुपए रोक रखे हैं। आपने राज्य ऐसी सरकार के नीति उनसे बनाई, मंगवा के दीजिए आपने पहले ऐसी किसानों नीति को। बनाई कि व्यापारियों को अनाज बेचे, ताकि कांग्रेस सरकार को उनको बोनस के रूप में देना ना पड़े। आज यही कांग्रेस पार्टी है। भैया मेरी बारी, आप मुझे बोल लेने दो। आपको सबसे ज्यादा समय मिला ही यही। और आपको अपनी बारी में मेरी बारी में बोलने का शौक है तो आप नहीं, आप बोले, आप दोनों बोले, मेरे वक्त टाइम पे मुझे वक्त बोलने किसी की दें। बारी का इंतजार नहीं सबसे करेगा, आप ज्यादा बोले, समय मिला ही अपने है। फैक्ट रखते जाएं। देखिए पुनीत जी, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को कितने यह बताना किसानों का पड़ेगा इन्होंने कर्जा माफ कि किसानों किया। के गेहूं कितने खरीदी किसानों के का केंद्र कर्जा उन्होंने माफ क्यों किया। बंद किए। कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना पड़ेगा कि मध्य साधु प्रदेश के साधुओं किसानों के को वो नाम पे केवल कागजों में अपनी कर्जा माफ राजनीतिक कर रोटी पाए, सेकना और उनकी बैंकों को भावनाओं को आज राहत तक करने के अलावा विक्की जी और पाठक साहब, नोटिस क्यों नहीं विक्की दिया है? जी, विक्की जी और पाठक साहब, विक्की जी और पाठक साहब, विक्की जी, पाठक साहब, एक दोनों से सवाल है, एक दोनों से सवाल है जो जनता पूछती है। आप दोनों से एक सवाल है जो जनता पूछती है। विक्की जी, हो गई, आप दोनों ने अपनी बात रखी। दोनों ने अगर एक दूसरे से प्रश्न पूछे तो उत्तर की जगह कुछ प्रश्न और पुराने जख्मों को सामने रखा गया, भोपाल के सामने और प्रदेश की तमाम सीटों पर भी है। आज का जो मूल सवाल है कि कैसे कांग्रेस पार्टी अपने क्षत्रप जो अलग अलग बिजी है उनसे निपटेगी, ये भी देखेंगे, क्योंकि बस अब चरण शुरू हो रहे हैं मध्य प्रदेश में वोटिंग के। दिखेगा इसका असर वोटिंग के ऊपर भी, दिखेगा इसका असर कैंपेनिंग पर भी। और दूसरी बात ये कि किसने क्या कहा, तो दोनों तरफ से कौन नेता क्या कह रहा है, जनता बेहतर देख भी रही, समझ भी रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थोड़ा वक्त आज कम था। नमस्कार।